नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के हम लोग टॉपिक में देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन जो अधीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है 15 सितंबर को, उनसे संबंधित जो पहले का एग्ज़ाम हो गया है उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था 2016 का एग्ज़ाम है। अब जो देखने वाले हैं 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व पेपर है। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। अंतिम में आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न पूछा गया था। तो आज जो देखेंगे लगभग हम 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके स्वयं से एक बार लगाने का प्रयास करना, ताकि आपसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि पहले का एग्ज़ाम है उसमें आपका प्रदर्शन कैसे है। पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खालिस्तान तकनीक का उपयोग संसाधन के लिए करता था। बताना है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुए, आप सभी को पता है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वहाँ 1945 से लेकर 1955 तक के जो बीच का समय है इसे कहा गया है। तो इस समय कंप्यूटर में ऐसे कौन से तकनीक का उपयोग करता था जो कि स्टोर करने के लिए हो सकते हैं या उसमें कह सकते हैं मेमोरी पावर के रूप में है। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, वैक्यूम ट्यूब रहेगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब या इसे ही निर्वात वाल्व भी कहते हैं, जिनको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान इंटरनेट उपयोगकर्ता को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसे कि क्या बोला गया है, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में आप संदेश भेज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। तो किसके माध्यम से है, तो आंसर क्या जाएगा, ईमेल। ईमेल आप सभी को पता है, सभी के अकाउंट यानी कि जिसके पास मोबाइल है उसके नंबर में जीमेल अकाउंट रहता ही है। ठीक है, तभी जाके मोबाइल ओपन होते हैं। तो वही जो जीमेल है आप किसी भी को मैसेज कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा होगी तब की बात है। ठीक है, तो यही इसका आंसर रहेगा, जिसके माध्यम से हम दुनिया भर में किसी भी को हम संदेश भेज सकते हैं। बस उसका जो आईडी पासवर्ड है, मतलब आईडी है, उसे हमको जानना पड़ेगा, तभी भेज सकते हैं। अगला है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी जानकारी, जैसे कि कोई लेटर है या कोई चित्र है, अब उसको हमको कागज में निकालना है, यानी कि कागज में जो रहता है ना फोटोकॉपी के तौर पे, वैसा बनाना है। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि पंच कार्ड है कि टच पेन है या माउस है या प्लॉटर है। इसका जो जवाब आ जाएगा प्लॉटर रहेगा। प्लॉटर आंसर सही रहेगा। देखो होता क्या है, हम सभी को पता है कि प्रिंटर याद रहता है, लेकिन प्लॉटर भी एक आउटपुट का एक मशीन है। जैसे कि प्रिंटर छोटा से रहते हैं, उसी तरीके से प्लॉटर जो है थोड़ा सा बड़का रहता है। ठीक है, मतलब एक तो देखे होंगे आप फ्लैक्स का मशीन, वो बहुत ही बड़ा रहता है, फिट में रहते हैं, तो उससे थोड़ा छोटा रहते हैं। और इसमें जो नक्शा बनता है, ठीक है, देश का है या खेत खार का है या जो भूइयाँ का नक्शा बनाते हैं, वो सभी प्लॉटर के माध्यम से बनता है और बहुत ही अच्छे ढंग से बनता है। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है, क्या कहलाता है बताना है आपको। सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है या सीपीयू है या प्रोसेसर है। तो भौतिक भाग मतलब होता है कि जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं या जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यही इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर, जो कि हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड है, सीपीयू है, बॉक्स है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, इन सभी को हम छू सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। अगला है, 1 किलोबाइट बराबर है। तो 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है। मैंने आपको जब कंप्यूटर संबंधित एक बार कोर्स कराया था तो उसमें देखना पूरी तरह से बताया था मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 किलोबाइट है ना, 1 केबी, किलोबाइट मतलब होता है केबी। तो केबी का जो छोटा रूप होता है वहाँ बाइट्स होता है। इसका मतलब है 1024 बाइट से बराबर 1 केबी होता है। तो आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। ठीक है, छठा प्रश्न है,
खालिस्तान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपको इस स्थान को भरना है जिसके माध्यम से मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं, और जब संक्रमित हो जाता है तो उस वायरस को हटाना है या उससे समाप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इसका आंसर जाएगा बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला है, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है, इस चीज को आपको बताना है। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? इनपुट डिवाइस के रूप में नहीं है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, और बाकी जैसे माउस है, कैमरा है, कीबोर्ड है इत्यादि सभी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, ये 2023 के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी जिसे हम बोलते हैं कंपैक्ट डिस्क, तो आंसर जाएगा सी नंबर, जो कि सीडी का पूर्ण रूप है। अगला है, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है? यानी कि कंप्यूटर के जितने भी हम कार्य करते हैं उसमें जो फंक्शन रहता है उसको सभी को नियंत्रण करना है। तो क्या चीज़ को बनाया गया है, क्या सॉफ्टवेयर को बनाया गया है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वह हम पूरी तरह से कंप्यूटर को नियंत्रण करने का कार्य करता है, यानी कि हम किस इंस्ट्रक्शन को कैसे दे रहे हैं उन सभी का जो है समायोजन उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखने को मिलता है। ठीक है, 10वां नंबर का प्रश्न क्या है उसको देखते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम्स रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? रो एवं कॉलम बोला है तो यहाँ पर आ जाएगा रो इस तरीका से रहते हैं और इस तरीका से रहते हैं कॉलम, है ना। तो इसमें जो है कैलकुलेट करता है नंबरों को, ये किस में होता है? MS एक्सेल में होता है ना। तो MS एक्सेल को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। 11वां नंबर का प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है? बताना है ALU का पूरा नाम क्या है कंप्यूटर में। इसका जो जवाब आ जाएगा बी नंबर, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहेगा। इसमें जो है कंप्यूटर को लॉजिक लगाना सिखाता है, जैसे कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है, या कौन इसमें प्लस होगा, कौन सा डिवाइड होगा, इन सभी के बारे में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU में होता है। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताना, जैसे विंडोज़ है, डॉस है, गूगल है, लाइनक्स है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ गूगल रहेगा, क्योंकि गूगल जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया एक सर्च इंजन है। आप सभी के मोबाइल में क्या होता है? गूगल होता है। वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो दरअसल सर्च इंजन है। यानी कि हम कोई भी चीज़ को खोजते हैं, सर्च करते हैं, तो हम गूगल के माध्यम से प्रेस करते हैं। लेकिन जैसे कि विंडोज़ है या डॉस है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और साथ ही लाइनक्स, ये जो है, और एक और आता है यूनिक्स, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। लेकिन सी आंसर नहीं देगा क्योंकि ये सर्च है। अगला है, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है बताना है। जैसे कि एक तो होता है कंप्यूटर में स्पीड होता है, बहुत ही स्पीड ढंग से काम करता है, ठीक है। दूसरी बात है स्टोरेज भी रहते हैं, आप जितना उनकी मेमोरी पावर को, क्षमता को बढ़ा दो उसमें वहाँ बढ़ते रहते हैं। तीसरा है ऑटोमेशन, यानी कि कंप्यूटर को एक बार चालू कर दो, उसके मतलब उसे इंस्ट्रक्शन देकर तो लगातार वहाँ चलता रहता है। जैसे कि आप प्रिंटर करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, आप एक बार 100 बार सेटिंग कर दो कि हमको 100 पेज निकालना है, फिर कंप्यूटर और प्रिंटर धीरे धीरे करके वहाँ निकाल देगा 100 प्रिंट, है ना। लेकिन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तो IQ नहीं है, बुद्धि लब्धि, यानी कि कंप्यूटर जो है प्राकृतिक बुद्धि नहीं है, यानी कि उसमें स्वयं से सोचने समझने की क्षमता नहीं है। आप जितना उसमें इंस्ट्रक्शन दोगे बस उतना ही करेगा, यानी कि ये जो है कृत्रिम बुद्धि पर निर्भर है। तो डी आंसर सही रहेगा, ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर से संग्रहित जानकारी में से
ढूंढता है। कंप्यूटर वो प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी, यानी कि जैसे मुझे किसी चीज़ की जानकारी चाहिए है ना, जैसे कि अभी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं, तो हमको जानना है तो हम क्या करेंगे, सर्च इंजन में जाकर उसे सर्च करेंगे, फिर जाके वहाँ हमको रिपोर्ट दे देगा। तो यही आंसर रहेगा सर्च इंजन, यानी कि चाही गई जानकारी को ढूंढने का जो कार्य है वहाँ सर्च इंजन के माध्यम से होता है। चाहे वहाँ गूगल हो, याहू हो, क्रोम हो, मोजिला हो, ये सभी इसी में आ जाएगा। अगला है यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। अब जैसे कि आप देखना है ना, आप मेडिकल में जाओगे तो मेडिकल में एक अलग से कंप्यूटर रहता है जिसमें सभी दवाइयों का डाटा रहता है। जैसे कोई दवाई मांगता है तो बता देगा कितना दवाई बचा हुआ है, फिर उसको देने के बाद उसमें दवाई की जो संख्या वह कम दिखाई देते हैं। या फिर आप जो है कोई बड़ा सा कपड़े की दुकान में जाओगे तो वहाँ पर देखना बिलिंग सिस्टम रहते हैं, या जूते की दुकान में होता है। तो ये सभी क्या है, या आप हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हो, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसा जिसकी आवश्यकता है वहाँ वैसा सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो ए आंसर सही रहेगा। अगला है कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं। कोडित निर्देशों की सूची को कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि अभी बताया था मेडिकल के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, बहुत सारा फंक्शन का उपयोग करके कोडिंग करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। बताना है कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है। क्या हो सकता है इसका आंसर? सही जवाब आ जाएगा इसका हाई लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल भाषा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि मैंने जो बताया वो गलत है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि 2023 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें व्यापम ने इसे ही आंसर को सही मारा था, यानी कि इस आंसर को सही लगाए हैं, जो कि देखा जाए तो फिर गलत है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया था कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन जो है अपने मशीनी भाषा को ही समझता है, जो कि बाइनरी कोड में होता है 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आप कुछ नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि 7 लिख रहे हैं, तो 7 के लिए क्या है 001, इसका मतलब है कंप्यूटर आपको 7 प्रेजेंट करके देगा। तो यही बाइनरी है। अब यहाँ पर जो व्यापक ने लिया है हाई लेवल लैंग्वेज, तो गलत बात है क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए मशीनी भाषा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो जैसा वहाँ पर दिया है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो मशीनी भाषा को ही सही लगाना है। क्यों? क्योंकि देखना होता क्या है, एक होता है असेंबली भाषा। ठीक है, तो असेंबली भाषा है या जैसे कि कोबोल है, लोगो है, सी है, C++ है, जावा, जितने भी लैंग्वेज हैं, इसको समझने के लिए कंप्यूटर में क्या रहता है, कंपाइलर रहता है या असेंबलर रहता है। क्या बोलते हैं, कंपाइलर या असेंबलर रहते हैं। और ये जो है इस उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमको समझ आता है। तो यही इसका आंसर रहेगा मशीनी भाषा। लेकिन जैसा पूछा गया है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन जब भी आएगा तो मशीनी भाषा सही लगाना है। ठीक है, इसी में एक और प्रश्न है, जब भी आएगा बताऊंगा आपको। 18 नंबर का प्रश्न क्या है कि कंप्यूटर के पिता को कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जो पिता है वहाँ चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन प्रश्न अगर पूछेगा कि आधुनिक कंप्यूटर का जो पिता है वहाँ इसका आंसर रहेगा एलन ट्यूरिंग रहेगा। ठीक है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, अब यहाँ पर भी वही समस्या है जो अभी बताया था आपको। निम्न में से क्या सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि ये कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, एक सीपीयू रहता है इस तरीके से, है ना, तो इसे ही सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू का मुख्यतः रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो होता है मेमोरी होता है, दूसरा है कंट्रोल यूनिट होता है और तीसरा है एएलयू होता है। लेकिन व्यापम 2023 ने इसका आंसर एएलयू को लिया है, जिसमें कहा गया है कि ये सीपीयू का भाग नहीं है, जबकि गलत है। सीपीयू का भाग इनपुट यूनिट नहीं है, क्योंकि सीपीयू में 3 पार्ट आते हैं। एक तो मेमोरी पार्ट है,
एक है कंट्रोल यूनिट है और एक है एएलयू है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा ना, तो आपको इनपुट डिवाइस सही लगाना है, जो कि सीपीयू का भाग नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का प्रमुख भाग है। ठीक है। अगला है एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा भाग नहीं है आपको बताना है। आपको बताना है कि एप्लीकेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो रिमोट रहेगा, क्योंकि रिमोट जो है अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड, ये कंप्यूटर का प्रकार है जो कि अपनी अपनी गुणवत्ता के हिसाब से इसे बनाया गया है। तो ये हो गया 20 अंकों का कंप्यूटर। अब देखते हैं कुछ सामान्य ज्ञान को, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। 21वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रोग युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा रोग है जिसके लक्षण विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्धानता रोग, जिसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है। बाकी जैसे कि मलेरिया है, एड्स चेचक है, रिकेटस बेरी है, ये जो है विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये दरअसल अलग की कमी से होता है, यानी कि इसका कुछ अलग रीजन रहता है। लेकिन वर्धनता रोग जो है हीमोफीलिया की कमी से होता है। वर्धनता मतलब क्या होता है, ये जो आँख है ना, उसमें कलर को पहचानने की जो क्षमता है वहाँ कम रहता है, जैसे कि खासकर से हरा है या पीला है। कई लोगों को हरा या पीला दिखाई नहीं देता क्योंकि इसमें समझ नहीं आता। जैसे कि आप पुलिस में जाओगे चेकिंग करने के लिए, जब आँख का मेडिकल होगा तो आप देखना उसमें कुछ ऐसा मतलब अंकों का लिखा रहता है, अंक लिखा रहता है जो कि बहुत ही कम दिखाई देता है, और वो पीला और हरा में लिखे रहते हैं, ताकि पता चलता है कि इस बंदे का जो है वर्धनता रोग है कि नहीं। तो यही इसका आंसर रहेगा ए नंबर का। अगला है छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है। तो आपको मोंगरा के जो रचनाकार है, उपन्यासकार है, आपको बताना है। क्या आ जाएगा, शिव शंकर शुक्ल। शिव शंकर शुक्ल इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है। अगला है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। अभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, ये 2023 का प्रश्न है, तो लगभग 24 में भी वही रहेगा। इसका आंसर जाएगा तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। ठीक है। इस अर्थव्यवस्था को कैसे हम जान सकते हैं, जीडीपी के आधार पर। ठीक है, जैसे कि जीडीपी कितना होता है, या जो और जो रहता है ना, जो बजट पेश होता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगला है हिंदी शब्द सक्रिय। हिंदी में एक शब्द है सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। तो बुधारू है, पठोइया है, पिछलग्गू है, या जुझारू है। तो सक्रिय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जुझारू रहते हैं। जैसे कि आप देखना, कोई चुनाव प्रचार में आता है तो कोई ये नहीं बोलता कि इस क्षेत्र का सक्रिय नेता, नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, इस क्षेत्र का जुझारू नेता। तो जुझारू छत्तीसगढ़ी शब्द है, लेकिन इसका हिंदी में क्या आ जाएगा, सक्रिय रहेगा, यानी कि यहाँ एक्टिव रहता है। 25वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उदयीमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि ये जो ज्ञानेश्वरी यादव है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है खेलो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता, उसमें भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन से खेल से संबंधित है, ये रहेगा भारोत्तोलन रहेगा। ठीक है, भारोत्तोलन इसका आंसर रहेगा। जो कि वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, बहुत से मतलब वजन रहता है उसको उठाने का काम करते हैं, जैसे मीराबाई चानू है, ये सभी इसी में आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, भारोत्तोलन में। अगर प्रश्न पूछता है कि ये ज्ञानेश्वरी यादव कहाँ की है, तो फिर राजनांदगांव आंसर लगाना है। अगला है पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके भंडार खोजे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र आता है तुम्मलपल्ले और भीमा नदी के जो घाटी है, ठीक है, यहाँ पर एक किया गया है खनिज पदार्थ का। तो आंसर जगह क्रोमियम की यहाँ पर खोज की है।
अगला है निम्न में से पहली घटना कौन सी थी। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, चौरा चोरी कांड है, काकोरी कांड है, बारदोली सत्याग्रह और रोलेट एक्ट है। तो ये बताना है कि इन चारों में से सबसे पहले घटना कौन सा हुआ है। तो आंसर क्या आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेट को याद रखना है। मैंने यहाँ पर लिखा है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की जो घटना है वहाँ 6 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 की बात है रोलेट एक्ट। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो है सत्यपाल किचलू है ना, मतलब 2 लोग थे, उन्होंने सभा किया। बाद में जनरल डायर ने आकर वहाँ से अंधाधुंध गोली बरसा दी थी। तो ये घटना उसी के समय है। उसके बाद है चौरा चोरी कांड है, 22 फरवरी 1923 के हैं। ठीक है, जो शांतिपूर्ण जुलूस है उसके जो घटना हो गया था। काकोरी कांड है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को, जिसमें पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाएं। तो फिलहाल जो इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर रहेगा, जो कि रोलेट एक्ट है, 6 अप्रैल 1919 को घटना है। अगला है ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है या ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार है, आपको देखना है। तो क्या हो सकते हैं, भारत और चीन है कि भारत और पाकिस्तान है कि बांग्लादेश है। तो जैसे कि इस तरीके से भारत देश है, ठीक, यहाँ पर तो ये वाला एरिया चीन है, यहाँ पर बांग्लादेश है। तो यहीं से आता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चीन के साथ भी संपर्क रखता है, फिर भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो आंसर आ जाएगा मतलब आ और बा रहेगा, ताकि भारत और चीन साथ ही साथ बांग्लादेश। ठीक है, मतलब आ और सा रहेगा। आंसर आ जाएगा बी नंबर का, आ और सा। अगला है छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ी साहित्य का जो इतिहास है 3 भागों में व्यक्त किया गया है। सामान्य शब्दों में बोले जाते हैं, फिर प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक है। लेकिन अगर इसे हम साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो फिर एक आता है गाथा युग, जो कि 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक के समय है। फिर आता है भक्ति युग, जो कि 1500 से 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद जो है आधुनिक युग, जो कि अभी है, यानी कि 1900 से वर्तमान तक से समय को कहा गया है भारतीय साहित्य का इतिहास। भारतीय साहित्य नहीं, छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाही खेती के तहत उगाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे फसल है जो कि निर्वाही खेती के तहत उगाई जाती है। सही जवाब आ जाएगा बाजरा और चावल। बाजरा और चावल आंसर सही रहेगा। अगला है राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, वरिष्ठ खिलाड़ी। तो आंसर आ जाएगा शहीद राजीव पांडे सम्मान। ये जो शहीद राजीव पांडे सम्मान है, जो खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार राजीव पांडे शहीद राजीव पांडे पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें प्रमाण पत्र होता है, 3 लाख रुपए का चेक होता है और साथ ही नगद 10,000 रुपये दिया जाता है। अगला है 1932 में पूना समझौते के साथ किसका संबंध था। 1932 में जब पूना समझौता हुआ तो किसका संबंध था, यानी कि सीधा सीधा जो संबंध था वह किसके मध्य था। तो आंसर आ जाएगा भारतीय दलित वर्ग से, है ना। भारतीय दलित वर्ग इसमें संबंधित थे। कैसे, देखो हुआ क्या था, 1932 में जो है पूना समझौता हुआ ना, उसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा रोल था। इसके हिसाब से हुआ क्या था कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दलितों को भी शामिल किया मतलब करने का प्रयास किया गया था। तो आंसर आ जाएगा डी नंबर का रहेगा। 33वां प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2023 में भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया है। तो निजी उपभोग ने बढ़ाया है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। 34वां नंबर को याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या है, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई। मतलब प्रादेशिक
स्वायत्तता लागू की गई थी। 35वें नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा। क्या बोला गया है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा। जैसे कि हमन जात हन, मैं जात हूँ, वो मन जात है, सब झन जात हैं। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।